जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में बड़ी आग लगी हुई है। लेकिन दोस्तों, हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि जो घटनाएं, जो परिस्थिति मणिपुर में आज बनी है, इसके पीछे कारण कौन से हैं। कई लोग कहते हैं पीछे की बातों को छोड़िए, मिट्टी डालो उस पर, क्या होता है पीछे जाने से। लेकिन दोस्तों, यदि पीछे की हुई गलतियों को हम पुनः आज भी दोहराते जा रहे हैं, अगर हम पीछे की हुई गलतियों को देखेंगे नहीं, उनसे सीखेंगे नहीं, तो वो गलतियां पुनः आज भी हमारे सामने वैसे ही यक्ष प्रश्न लेकर खड़ी होगी और आगे आने वाले समय में हमारे देश के सामने, हमारे समाज के सामने और भी बड़ी चुनौतियां वो प्रस्तुत करने वाली हैं। तो दोस्तों, मूल रूप से मणिपुर की समस्या केवल मणिपुर की नहीं है, पूरे पूर्वोत्तर की ये समस्या है। बात शुरू होती है लगभग लगभग 1550 के बाद की घटनाएं। भारत में डच और पुर्तगील आ जाते हैं, और डच और पुर्तगील जो आए थे, पुर्तगाली, और उनके बाद फिर ब्रिटिशर्स आए ऑफिशियली 1607-8 के आसपास। और ये सब यहाँ पे पहले व्यापार करने आए, और इनके सबके साथ जिस तरह से इनके साथ कंपनियाँ आई, प्रोडक्ट्स आए, बड़े बड़े बेड़े आए, सेना आई, और इन सबके साथ साथ में ये लेके आए थे अपने यहाँ धर्मांतरण की सेनाएं, अपने यहाँ से पादरियों की सेनाएं, जो मिशनरीज बड़ी मात्रा में भारत में कन्वर्जन का काम करते थे, भारत के भोले भाले लोगों का। तो ये सब गतिविधि धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन 1840 के आसपास आते आते बहुत बड़ी तेज़ी से इस देश के अंदर जब ब्रिटिशर्स हावी हो गए, डच और पुर्तगाल तो बहुत कमज़ोर उनके सामने हो गए, तो ब्रिटिशर्स ने जो है भारत में बहुत तेज़ी से मिशनरीज़ को लाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि हमें अब यहाँ पे स्थायी रूप से शासन करना है, तो यहाँ की जो डेमोग्राफी है उसमें बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, बड़ी तादाद में लोगों को ईसाई बनाना पड़ेगा, यहाँ के समाज का कन्वर्जन करना बहुत ज़रूरी है। इस मंशा के साथ, इस दुर्भावना के साथ उन्होंने यहाँ पर मिशनरीज़ को छोड़ा, और वो मिशनरीज़ ने काम करना शुरू किया। और इनका सॉफ्ट टारगेट वो हिंदू जातियाँ होती हैं जो दूर दराज के इलाकों में रहती है, मूल समाज से थोड़ी सी कटी हुई हैं, ज़्यादा संपर्क में नहीं आती, भौतिकता और विकास की दृष्टि से पीछे रह गई हैं। सभ्यता का उनका भी, संस्कृति उनकी बहुत उच्च है, लेकिन सभ्यता में वो थोड़े पिछड़ गए हैं, सिविलाइजेशन उनका थोड़ा कम हो पाया है। तो इस प्रकार से जो लोग वंचित थे, उनको उन्होंने टारगेट किया और उन्होंने काम करना शुरू किया। अब 1840 के आसपास जब मिशनरियों ने काम करना शुरू किया, तो कुछ टारगेट एरिया उन्होंने ले लिए, और उसमें एक बहुत बड़ा टारगेट एरिया था नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम आज पूर्वोत्तर का भारत कहते हैं, सेवन सिस्टर्स जहाँ पे हैं। उस पूरे एरिया के अंदर जो है इन्होंने सबसे पहले अपनी सेनाओं के माध्यम से, ब्रिटिश फौजों के माध्यम से, और या कंपनी के जो सैनिक थे उनके माध्यम से, वहाँ जो मठ मंदिर हमारे स्थापित थे, उन मठ मंदिरों को तोड़ना शुरू किया। वहाँ जो संत थे उन पर आरोप लगाकर उनके उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनको वहाँ से पलायन करने को मजबूर किया। कई सारे साधु सन्यासियों की हत्याएं वहाँ पे की गई हैं। एक प्रश्न उठता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग गौ मांस खाते हैं, तो उनको एक प्रश्न, उसके प्रति प्रश्न में उठता है कि हिंदुओं ने जाकर क्यों उन्हें ये सबक नहीं दिया, हमारे साधु संत महात्माओं ने क्यों उन्हें शिक्षा नहीं दी कि गौ मांस नहीं खाना चाहिए। तो बेसिकली वे लोग शिक्षित दीक्षित हमसे ज़्यादा थे हिंदुओं से, क्योंकि जनजातियाँ जो होती है वो शुद्ध हिंदू वैदिक संस्कृति की संवाहक है। लेकिन जब लगातार साधु सन्यासी मठ मंदिरों पे हमले हुए, एक बड़ा समय गैप आ गया, संस्कार देने वाले लोग खत्म हो गए, और संस्कार देने की जिम्मेदारी जो है वो चर्च ने ले ली। चर्च जो संस्कार दे सकता था उसने दिए, चर्च ने गोमांस खाना सिखा दिया उन्हें। चर्च के कारण ही वहाँ पे गोमांस वो लोग खाने लगे। और इसके बाद जो है बड़ी मात्रा में धर्मांतरण की गतिविधियां शुरू की, कई प्रलोभन दिए गए, मूर्ख बनाया गया, उनके भोलेपन का, उनके सीधेपन का फ़ायदा उठाया गया। अनेक कहानियां आपने सुनी होंगी किस प्रकार से वहाँ षड्यंत्रों के तहत, और देखते ही देखते उस पूरे क्षेत्र को जो है वो धर्मांतरित कर लिया गया। तो बड़ी मात्रा में धर्मांतरण हुआ, लेकिन कुछ ट्राइबल्स ग्रुप ऐसे थे जिन्होंने अपनी सनातनी पहचान को बहुत के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक थे, तो वो अपनी वैदिक संस्कृति, अपनी सनातन संस्कृति, अपनी हिंदू परंपराओं को छोड़ने को तैयार नहीं थे। अब क्या होता है कि जैसे ही ये लोग उनको उनके बहकावे में ना आए, तो सीधे ये चर्च के टारगेट पे आ जाते हैं, और चर्च के टारगेट पे आते हैं तो चर्च सीधे इनसे नहीं लड़ता, चर्च इन्हें लड़ाता है उन्हीं लोगों से जिन्हें वो कन्वर्ट कर चुका है। अब बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुरी भाषा जो है वो ऑफिशियली जो हम जानते हैं तो कम से कम 2000 साल पुरानी मणिपुर की भाषा है। मणिपुर का एक लोक नृत्य है, वो बड़ा प्रसिद्ध है, विश्व के बड़े बड़े मंचों पे वो होता है। मणिपुर की अपनी एक कुजीन है, मणिपुर की अपनी एक परिधान है, मणिपुर की अपनी भाषा, शैली, परंपरा है। 2000 सालों से मणिपुर के राजाओं का एक इतिहास हमारे पास अवेलेबल है।
उसके पहले का तो नहीं, लेकिन 2000 साल से कौन वहाँ पे राजा रहे। अब आपको आश्चर्य होगा, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उन कॉन्फ्लिक्ट में 3 मेजर ट्राइबल कास्ट वहाँ पे है, और उन 3 मेजर कास्ट, हालांकि करीब करीब 25 जनजातियाँ वहाँ पे निवास करती हैं, लेकिन जो 3 बड़ी जनजातियाँ हैं उसमें एक जनजाति है नागा, एक है कुकी, और तीसरी है जिसको मैतेई बोलते हैं। तो मैतेई बेसिकली वे लोग हैं जिनकी ऑफिशियली भाषा मणिपुरी है, जो हमारी शेड्यूल में भारत के संविधान की जो अनुसूचित भाषा है उसमें सम्मिलित है, और जो 2000 वर्षों से वंश परंपरा में जो मणिपुर में शासन करते आ रहे राजा हैं, वो राजा भी मैतेई ट्राइबल्स के लोग थे। मैतेई परंपरा, मैतेई वंशावली, मैतेई संस्कृति, मैतेई लोक नृत्य, उन सब से संबंध जो है मणिपुर का है, और मणिपुर का संबंध मैतेई से है। अब नागा जो है वो बेसिकली नागालैंड की एक ट्राइब है, जो बाद में इधर भी उनका प्रसार हुआ, ऐसे कुकी भी। लेकिन मूल रूप से ये सब मिलजुल के सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते आए हैं हजारों वर्षों से। समस्या कब शुरू हुई? समस्या तब शुरू हुई जब यहाँ पे चर्च की एंट्री होती है। चर्च यहाँ के लोगों का ब्रेन वॉश करता है, उनका कन्वर्जन करता है, और जनजाति के लोग, क्योंकि मैं खुद भी एक जनजाति को संबंध रखता हूँ, मुझे बड़ा गर्व है जनजाति संस्कृति पे। हम लोग इतने स्वाभिमानी लोग हैं, और हम किसी पेड़ पौधे को भी नुकसान पहुंचाना पसंद नहीं करते। ट्राइबल्स के लोग, हम किसी पेड़ को भी अनावश्यक काटते नहीं हैं। तो एक मनुष्य को कष्ट देना ये तो बहुत बड़ी बुरी बात है। तो जनजातीय समुदाय के लोग कभी भी किसी मनुष्य को कष्ट दें, किसी मनुष्य के साथ दुर्व्यवहार करें, नारियों का तो हमारे यहाँ इतना सम्मान है, तो किसी नारी के साथ अपमान कर सकें, यह परंपरा जनजातियों की नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप क्या हो रहा है कि जिंदा लोगों को जलाया जा रहा है, संपत्तियों को नुकसान हो रहा है, इतना उग्र आंदोलन हो रहा है। ट्राइबल कहने को नाम मात्र के वो लोग ट्राइबल रह गए, क्योंकि बेसिकली अगर हम अपने सेंसस को देखें तो स्वतंत्र भारत, जब भारत आज़ाद हुआ, तब मणिपुर में मैतेई जनजाति के लोग लगभग 61% थे, और अभी देखें तो 45% हो गए। तो ये घट क्यों गए? पहली बात, इसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। दूसरी बात, ये जो बाकी कुकी और नागा ट्राइब है, इन कुकी और नागा ट्राइब के पास या दूसरी ट्राइब्स के पास वहाँ पर टोटल जो प्रॉपर्टीज है, लैंड्स हैं, उसका 90% इनके पास नहीं था, मैतेईस के पास था। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो 90% संपत्ति मैतेई के पास थी। आज जो है वो 30% से भी कम संपत्ति मैतेई के पास बची। कुछ लोग तो का दावा तो यह है कि केवल 10% संपत्ति बची है। 90% संपत्ति या तो दूसरी ट्राइबल्स के पास जा चुकी है, या उन ट्राइबल्स के नाम पे चर्च ने वहाँ पे, चूंकि ट्राइबल्स की प्रॉपर्टी को कोई इंडिविजुअल नहीं खरीद सकता, चर्च ट्राइबल्स के नाम पे उनकी संपत्ति को कब्जा करते हैं, रातों रात कब्जा करते हैं, सरकारी संपत्ति का कब्जा करते हैं, और सारे के सारे मणिपुर के अंदर जो है वो कब्जा हो चुका है। तो बेसिकली जब ये जो शेड्यूल बना था 1949 में, मैतेई को ट्राइबल के रूप में मान्यता दी गई थी, क्योंकि वो बेसिकली सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं एक जनजाति की विशेषताएं, वो मैतेई जनजाति उसको बिलोंग करती है, तो माना गया था। लेकिन चर्च के प्रभाव से, अब आपको एक चीज़ और बताऊंगा, ऐतिहासिक घटनाक्रम। एक व्यक्ति था जिसका नाम था वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन कौन था? स्वीडन से आया था, स्वीडिश था। ब्रिटिश लोगों के माध्यम से भारत में धर्मांतरण कर रहा था, बड़ी मात्रा में धर्मांतरण कर रहा था। बाद में उसके दावे हैं कि मैं धर्मांतरित होकर आदिवासी बन चुका हूँ, ये वो वॉटेवर, बट जीवन पर्यंत उसने ये किया, और जनजाति परंपराओं का अपमान करना और जनजाति स्त्रियों का के साथ दुर्व्यवहार करना, नहाती हुई नग्न आदिवासी स्त्रियों के फोटो खींचना उसके शौक थे। जब उसकी एक बार पिटाई हुई हमारे यहाँ गोंड समाज में, तो उसने अपनी एक 9 वर्ष की बच्ची से शादी की थी, और वो जो कौशल्या बाई, उसको कोसी बाई बोलते हैं, तो कोसी बाई के माध्यम से उसे फ़ोटो खींचना सिखाए, और जहाँ महिलाएं नहाती थी उस पर्टिकुलर एरिया में वो फ़ोटो खींचती थी, और वो उन फोटो को देखता था और फिर अपने मिशनरी दोस्तों के पास भेजता था। तो इस तरह के एक पाखंडी, एक लंपट व्यक्ति है वेरियर एल्विन, जिसको बाद में मानव शास्त्री साबित कर दिया गया। समाज शास्त्र, मानव शास्त्र में पढ़ाया जाने लगा, हालांकि उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी। तो उसने एक एक करके 9 अलग अलग ट्राइबल्स के बीच वो रहा, और जहाँ भी वो जाता था तो वो ट्राइबल्स की भोली भाली लड़कियों को फंसा के शादी कर लेता, और जब वो दूसरी ट्राइबल्स के पास ग्रुप के बीच जाता तो उसको बिना किसी गुजर बतर बत्ते के वो छोड़ जाता। और वो कौशल्या बाई का जो दुर्दांत है, हमने उसे पढ़ा, देखा, सुना है। तो इस तरह से सब महिलाओं ने उसकी शोषण की हुई महिलाओं ने बहुत बुरा जीवन जिया। अब दुर्भाग्य से ये गांधी जी का चेला बन गया, गांधी जी का चेला बन गया तो पंडित नेहरू का खास बन गया।
पंडित नेहरू ने इससे स्वतंत्र भारत में जनजातीय मामलों का सलाहकार अपना बना लिया। अब जो व्यक्ति भारत में कन्वर्जन करने आया था, नॉर्थ ईस्ट की जो पॉलिसी मिशनरियों ने बनाई थी, एज इट इज़ उसने, जीएस घुरिये थे एक समाजशास्त्री, भारत के भारतीय परिप्रेक्ष्य में समाज को देखते थे। घुरिये साहब ने कहा कि भाई जो हमारा जनजाति समाज है वो इंटीग्रेटेड है, वो बैकवर्ड हिंदू है, वो बहुत उच्च संस्कृति रखते हैं, लेकिन सभ्यता की दृष्टि से बड़े बड़े भवन वो नहीं बना पाए, उन्होंने कार टेक्नोलॉजी नहीं बनाई, मोटर गाड़ी नहीं बनाई, लेकिन संस्कृति हमसे उच्च है, सभ्यता में पिछड़ गए, इसलिए उनको पिछड़ा हिंदू कहा। वो हमारे समाज के एकीकृत भाग हैं और उनको भारत के समाज के साथ मिलकर विकास करने के रास्ते बनाने होंगे, यह उनका सुझाव था। लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया पंडित जी ने, और पंडित नेहरू ने जो है वो एल्विन ने जो सजेशन दिया था कि इनको बफर जोन बना, जैसे बाघों को रखने के लिए एक रिजर्व एरिया रख देते, उस रिजर्व एरिया में बाहर के लोगों की एंट्री बंद हो जाती है। तो ऑलरेडी मिशनरी तो वहाँ घुस चुके थे, बाहर के लोगों को वहाँ घुसने नहीं, सरकार वहाँ घुस नहीं सकती, पुलिस प्रशासन वहाँ बिना उसके हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कलेक्टर वहाँ जा नहीं सकता, हिंदू साधु संत तो वहाँ जा ही नहीं सकते, घुस ही नहीं सकते। और बड़ा एक सेफ बफर जोन उसने बनवा दिया पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर। जो मिशनरियों को एक ऐसा इन्वायरमेंट मिला कि उन्होंने धड़ल्ले से कन्वर्जन किया, खूब धर्मांतरण किया, और वही बैरियर एल्विन की सिफारिशों के चलते जो है ये मिताई जो ट्राइब है, इसको जब हमारे संविधान ने शेड्यूल्ड किया ट्राइबल्स को, तो उस सूची से पहले सम्मिलित थी, लेकिन जब सूचीबद्ध किया गया तब एन वक्त पे उसे निकाल दिया, और वो उस लड़ाई को आज तक लड़ रहे थे। हाई कोर्ट ने एक डिसीजन में उनको ट्राइबल होने की मान्यता दी। उस मान्यता के बाद चर्च ने जा के सभाएं की, और जो कुकी और नागा हैं उनको भड़काया कि ये तुम्हारे अधिकारों पे हमला है, ये तुम्हारे अधिकार खा जाएंगे, सारी संपत्ति हड़प लेंगे। इस तरह से उनका ब्रेन वॉश किया, और उस ब्रेन वॉश के बाद उन्हें भड़काया गया। और ट्राइबल्स जो हैं, बेसिकली ट्राइबल कभी भी इस प्रवृत्ति के नहीं होते हमारे भारतीय, वो अफ्रीकी ट्राइब्स होती हैं जो जंगली वहशी होती हैं। भारत की संस्कृति वान जनजातियाँ कभी भी ऐसी नहीं होती, तो इसलिए उनको बाहर से अभिप्रेरित किया गया, उनको भड़काया गया, चर्च द्वारा भड़काया गया, और इसके कई सारे प्रमाण आ रहे हैं, और इसकी जांच भी हो रही है, और हम मांग भी करते हैं इसकी सूक्ष्मता से जांच होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश भर में ऐसा षड्यंत्रों का जाल हमारे भोले भाले जनजातियों के बीच बुना जा रहा है मित्रों। तो हमको ऐसी हर एक बात पे, हर एक घटना पे बारीकी से ध्यान देना होगा। आज मणिपुर जल रहा है, आज मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है वो मानवता के खिलाफ है, वो भारत के खिलाफ है, वो हिंदू संस्कृति के खिलाफ है। हम उसका समर्थन कतई नहीं करते, हम उसका विरोध करते हैं, लेकिन ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, इनके कारणों को जानना प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है। इसलिए वीडियो बनाया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।